उस दिन 7 को करा दिए थे, तो उसमें 6 चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ था। हाँ। 6 देखो, चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ते हैं कि निकाय किसको कहते हैं, याद है कुछ? मतलब बहुत सारा कण आपस में मिलके एक दूसरे के ऊपर। जब बहुत सारा क्या हो, छोटा छोटा कण आपस में मिलकर एक अरेंजमेंट बना ले, क्या बना ले, या बहुत सारा कण एक अरेंजमेंट के साथ क्या हो, एक जगह खड़ा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। सिस्टम नहीं बोलते, अरे सिस्टम फाड़ देंगे, गाना वाना भी तो निकलता है, सिस्टम फाड़ देंगे मतलब क्या, तुम्हारा सिस्टम अच्छा नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं। तो बहुत सारा कण जब आपस में मिलकर काम करता है अरेंजमेंट बना के, तो उसी को सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम लोग दृढ़ पिंड। जिसका आयतन या आकार बदलने के बाद रिवीजन किया था क्या? रिजिड बॉडी या रिजिड बॉडी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। किसको बोलेंगे? इसका आयतन या आकार में परिवर्तन के लिए बहुत ऊर्जा हाँ, बहुत ज्यादा बल का जरूरत पड़े, जिसका क्या करेंगे, थोतना चेंज करने के लिए, आकार या आयतन। आकृति, या दोनों चेंज होगा तो आयतन भी चेंज हो जाएगा। चेंज करने के लिए क्या लगे, बहुत ज्यादा बल लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। ऐसे दिमाग में सेट करते रहो, क्या है कि एमसीक्यू पूछेगा तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तब ना एमसीक्यू बनेगा। तो हमको थोड़ा थोड़ा मैन पॉइंट याद होना चाहिए, पूरा डेफिनेशन का जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा मैन पॉइंट याद हो जाना चाहिए। सेंटर ऑफ मास किसको कहते हैं, कि किसी भी वस्तु का सारा द्रव्यमान, जहां द्रव्यमान तो चारों तरफ फैला होगा, लेकिन इस द्रव्यमान का एक केंद्र होगा, जहां पे वस्तु को पकड़ेंगे तो पूरा वस्तु कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। एक डांसिंग मॉडल या डांसिंग आता है खिलौना टाइप का, देखना, इसका खूंटी यहाँ से ऐसे करके खाली इसको टांग देते हैं तो ये डांस करता रहता है, एक जोकर जैसा आता है। तो इसका मतलब इसका पूरा इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे, इस जगह पे होगा, वहीं पे हम पकड़ा दिए हैं तो वो डांस कर रहा है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से देखो, जैसे पूरा, जैसे मान के चलो कोई गांव है, तो गांव में वो मुखिया होता है ना, जिसका बात पूरा गांव में हो सकता है चलता, अभी नहीं चलता, लेकिन पहले जमाना में ऐसे होता था, जो मुखिया होता था उसका बात पूरा गांव में चलता था। मतलब अगर किसी आदमी को उस गांव को कंट्रोल करना है तो मुखिया को कंट्रोल कर लो, वो मुखिया को कंट्रोल किया तो उसका सारा जनता कंट्रोल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हर पदार्थ में भी ऐसा होता है कि पदार्थ कोई भी मान लो बॉडी बना हुआ तो उसमें बहुत सारा कण होगा, सबका अपना अपना द्रव्यमान होगा। तो क्या एक एक कण को तुम कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो द्रव्यमान केंद्र पढ़ाने का मतलब क्या है कि जब हम क्या करें कि सब द्रव्यमान को जो कंट्रोल कर रहा है तो उसका एक केंद्र होगा, उसको कंट्रोल कर लो तो पूरा सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए द्रव्यमान केंद्र पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कि ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या है, कि ये सभी द्रव्यमानों का एक केंद्र है जहां से क्या होता है, पूरा मास कंसंट्रेट रहता है या पूरा मास कंट्रोल होता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। चलो आप कुछ कुछ फिगर का द्रव्यमान केंद्र याद रखना, अगला यहीं से एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। जैसे छड़ है, तो ज्यादातर का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, बीच में। तो छड़ है तो छड़ का कहाँ होगा, केंद्र बीच में होगा। जैसे मान के चलो कोई त्रिभुज है तो इसका केंद्र कहाँ होगा, तो यहाँ से एक रेखा डालना, यहाँ से एक डालना और यहाँ से एक डालना, जहां मिलेगा वहां का द्रव्यमान, और इस त्रिभुज को यहाँ पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान के चलो डिश है, रिंग है। अब डिश और रिंग में जैसे आलू का चिप्स बनाते हैं उसको डिश कहेंगे, चकती क्या कहेंगे, और रिंग मतलब जो तुम शादी में पहनाएगा, या हम लोग पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं ना, चूड़ी को रिंग कहते हैं। तो सबका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, तो सबका केंद्र में होगा, याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद दो गो इंपॉर्टेंट ज्यादा थोड़ा हो जाता है, जैसे मान के चलो शंकु है, चकती मतलब आलू का चिप्स नहीं नहीं काटते, मतलब उसका भी था शायद बटे टू था। नहीं नहीं, वो दूसरा चीज है, वो तो है जड़त्व आघूर्ण, MI। नहीं वो नहीं, मतलब शक्ति का ही था, शंकु का था h/3। हाँ उसमें था, हाँ इसमें आएगा भी, एक दो खाली चेंज है। आप देखो जैसे शंकु है, ठीक है, एक खोखला शंकु है और एक मान लो भरा हुआ शंकु है। तो अगर शंकु लिखा रहे तो भरा हुआ, खोखला बोल दे तो खोखला मान के चलना, खोखला मतलब शंकु बीच से खाली है। तो भी जैसे हाँ, और अगर बोल दिया शंकु तो मान के चले भरा हुआ है, ठीक है। जैसे झालमुड़ी खाने के लिए नहीं, झालमुड़ी भर दिया तो शंकु, और झालमुड़ी खत्म हो गया खा के तो खोखला शंकु, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, तो सेंटर से एक रेखा डालना। चलो अब दोनों में खाली बता दूं, इसमें होगा h/3। किसमें HY, 3 और इसमें h/4। देख लो बढ़िया से, याद है हम, इसमें h/4 होगा बराबर। इसमें इसमें नहीं ऊपर था। हाँ ठीक है, और इसमें 3 होगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर हमको पूछता है, द्रव्यमान केंद्र पूछता है, तो फिगर का नाम बोल देगा, तुमको बताना पड़ेगा, ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन लड़ता है, तो थोड़ा सा दिमाग में सेट करके जाना, ठीक है। चलो बाकी का सबका केंद्र में ही होगा। जैसे मान के चलो आयत दे दिया, वर्ग दे दिया, सबका कहाँ होगा, केंद्र पे। सबका आंसर केंद्र, खाली दोनों का थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये 5-6 चीज समझ में आया, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इतना याद रखने से, और कुछ जान है नहीं, हो ही जाएगा। द्रव्यमान केंद्र किसको कहते हैं, हो जाएगा, इधर भी हो ही जाएगा, किसका क्या है द्रव्यमान केंद्र है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जड़त्व आघूर्ण किसको कहते हैं। अगर कोई पिंड घूम रहा है, घूमते वक्त अगर उस घूमने का विरोध कर रहा है, जड़त्व वर्ड कहीं लग गया मतलब विरोध, क्या होता है इसका मतलब, विरोध। तो घूमने वाला चीज, घूर्नर मतलब घूमेगा, तो अगर कोई चीज घूम रहा है किसी अक्ष पे, किस पे, अक्ष पे घूमेगा, तो घूमते वक्त भी तो विरोध पैदा करता है। जैसे हम मान के चलो एक चक्री है, उसको घुमा दिया, क्या जीवन भर घूमता रहेगा, तो रुक कैसे गया, विरोध कर रहा होगा कोई। तो उसी प्रकार से हर वस्तु के अंदर का अपना एक गुण होता है विरोध पैदा करने का, ठीक है। हम लोग भी विरोध करते हैं कि नहीं, जैसे मान के चलो कुछ हो जाए तो रोड जाम कर देते हैं, विरोध। तो उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु घूम रहा है किसी अक्ष पर और
वो घूमने का अगर विरोध करे तो उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, दर्शाते किससे हैं? आई से। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला से फटाफट याद रख लेना, एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है समझ में आ गया। दर्शाते किससे हैं इसको? आई से और जे से भी कभी कभी दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला लिखने बोलेगा तो आराम से लिख देगा। मात्रक लिख सकता है क्या? kg मीटर स्क्वायर। आर मतलब दूरी होता है। चलो उसके बाद टॉर्क देखते हैं, टॉर्क क्या होता है। बल गुना लंबाई। तो ये तो आपकी चर्चा में ही है, टॉर्क क्या है? हाँ। टॉर्क मतलब जब किसी पे बल लगे और बल कैसा लगना चाहिए? लंबवत। तो हम लोग जो पढ़े हैं एफ इंटू आर पढ़े हैं कि किसी अक्ष में कोई चीज घूम रहा है, ये चीज जैसे मान के चलो गोल गोल घूमना चाहता है, ये अक्ष है तो कितना दूरी से घूम रहा है। तो इसीलिए मान के चलिए दरवाजा है तो कुंडी कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे। क्यों? लंबा दूरी जो है ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा पैदा करेगा, आर ज्यादा हो जाएगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, तो टॉर्क ज्यादा लगेगा तो आसान सामान घूम पाएगा। अब मान के चलो एक दरवाजा 1 कुंटल का है तो तुम्हारे थोड़ा सा छूने से घूमेगा क्या? तो तुम तो थोड़ा ही ताकत लगाता है, ताकत तुम थोड़ा ही लगाता है, लेकिन बहुत दूर में कुंडी लगा हुआ है, ताकत तुम कहाँ लगा रहा है? बहुत दूर में। तो टॉर्क बैलेंस हो जाता है। अगर ई घट गया, अगर आर बढ़ा देगा तो बल कम लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए दरवाजा का कुंडी कहाँ दिया जाता है? साइड में। ठीक है, ये कुंडी तो इधर कर दे, रेडियस घटा देंगे, तुमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तुम दरवाजा को, जैसे ये दरवाजा है यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ से धकेलने का कोशिश करना, बहुत ज्यादा मारना, ताकत लगाना होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस खत्म कम हो गया तो बल ज्यादा लगाना होगा ना। अब रेडियस को तुम बढ़ा दिया तो बल को कम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला ये, टॉर्क का मात्रक न्यूटन मीटर। न्यूटन और ये मीटर, याद रखना ये सब थोड़ा। चलो और क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ फिगर है, उस फिगर का जड़त्व आघूर्ण क्या क्या होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो इस बार एग्जाम में ये वाला आया था, देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया था। तो हमको याद रखना है कि एक होता है डिस्क, इसको डिस्क कहते हैं या चकती, क्या कहते हैं इसको? एक होता है रिंग, रिंग को क्या कहते हैं? बलय। यहाँ से सवाल आ ही सकता है इसलिए इसको अच्छा से समझो। ठीक है, जब एक के ऊपर एक डिस्क रखते जाएंगे तो क्या फिगर बनेगा बताओ तो? बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन। एक के ऊपर एक रिंग रखते जाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये भी बेलन ही बनाएगा, लेकिन कैसा बनाएगा? खोखला। चलो एक का तुमको अगर याद है तो 4 को याद हो गया। ठीक, रिंग का याद रखना। तो रिंग देखो आर से स्टार्ट हो रहा है और आर दिखता कैसे? 2 जैसा नहीं दिखता है। आर कैसे दिखता है? देखो ऐसे लिखेगा फिर एक डंटी डालेगा, 2 जैसा दिखता है। तो आर में एक बार 2 यूज हो चुका है तो इसलिए इसका क्या होगा? एम इंटू एम आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ नहीं, एक बार 2 यूज हो चुका है तो इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। और रिंग जैसा ही कौन दिखता है? डिस्क। तो डिस्क में भी होगा, सबका एम आर स्क्वायर होगा। जड़त्व आघूर्ण अगर किसी का भी पूछ लिए तो सबका क्या होगा? एम आर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई या आई कुछ भी लिखो, बात वही है। तो एम आर स्क्वायर तो सबका होगा, तो आंख बंद करके एम आर स्क्वायर तो लिखना ही है। जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है तो एम आर स्क्वायर तो सबका लिखना ही है। ठीक, अब खाली बटे में कहां लिखेंगे और कहां नहीं लिखेंगे इसको ध्यान से समझ लो, सुन लो। अगर रिंग, रिंग इंग्लिश वाला वर्ड याद रखना, रिंग में 2 यूज हो चुका है क्या? रिंग लिखने के चक्कर में 2 एक बार यूज हो गया तो रिंग में 2 खाली भागा होता है, गुना कहीं नहीं होता है। एम आर स्क्वायर सबका होगा और जो भी चीज आएगा वो भागा में आएगा। और भागा में कौन आता है? 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है। ठीक, तो रिंग जब हम लोग को बोला क्वेश्चन में तो 2 तो यूज हो गया, तो उसमें 2 यूज होगा नहीं होगा, इसलिए यहाँ कुछ यूज नहीं करना। ठीक है, चलो डिस्क में रिंग जैसा ही दिखता है, तो रिंग जैसा दिखता है तो 2 यहाँ पे नाम में आया क्या? नाम में नहीं आया तो उसका फॉर्मूला में 2 आएगा। ठीक है, याद हुआ? ताकि याद रहेगा, नहीं तुम लोग गड़बड़ करेगा ये। एम आर स्क्वायर बाई 2। अब डिस्क से क्या बनता है? बेलन बनता है। कैसा? ठोस। तो इसमें भी 2 लगेगा क्योंकि इसी से बना है तो उसी का जड़त्व आघूर्ण लिखना पड़ेगा। ठीक है, बलय से खोखला बेलन बनता है। क्या बनता है? अब खोखला बेलन जब बलय से बनता है तो इसका बलय बनता है खोखला बेलन से, और खोखला बेलन का होता है एम आर स्क्वायर, तो बलय का भी क्या होगा? एम आर स्क्वायर। तो 4 को याद हो गया, डिस्क, चकती और बलय, रिंग। बलय से जो बनेगा उसको बोलेंगे खोखला बेलन, क्या बोलते, चकती से जो बनेगा उसको ठोस बेलन। चकती का इंग्लिश में डिस्क होता है, डिस्क में कहीं 2 जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो भागा 2 होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, यहाँ 4 को हो गया ना। अब नेक्स्ट देखो गोला, गोला कैसा रहता है? ऐसा, और एक होता है खोखला गोला। एक ही तो है। अब गोला कैसा है? ठोस है, लेकिन इसी, और एक होता है खोखला गोला। ठीक है, गोला से जब सारा सामान निकालेंगे, जैसे बेल होता है ना, बेल कैसा है? गोला, अंदर मटेरियल भरा हुआ है, तो एम आर स्क्वायर बाई 5। लेकिन उससे जब हम लोग मान लो खा गए तो क्या बचेगा? खाली खोखला। तो खोखला गोला का क्या हो जाएगा? 2/5। तो खोखला गोला, खोखला हो गया मतलब सामान निकल गया ना, यही होगा।
तो समान जब निकल जाता है इसमें क्या होगा 2/5। तो जैसे समान निकल जाता है तो क्या होगा 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, बस इतना याद रखना। इसमें से शायद ये वाला अगला साल पूछा था, ये दोनों में से एक कोई पूछा है, तो इस साल इसमें से कुछ आ सकता है। दिमाग में सेट हुआ, देखो बन जाएगा कि हम लोग वेग भी जानते हैं और त्वरण भी क्या होता है जानते हैं। कब होता है ये नाम, सरल रेखा में सीधा सीधा हो घटना तब। तो दुनिया में सारा काम दो तरीके से किया जा सकता है, सरल रेखा में जिग जैग चल के एक ही बात है, या दूसरा गोल गोल घूम के। जैसे तुमको 5 किलोमीटर दौड़ने बोलेंगे तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हैं 5 किलोमीटर कवर। तो इसी के अनुसार से नाम भी पड़ा है। अगर ऐसे तुम कवर कर रहा है तो तुम्हारा वेग होगा, त्वरण होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कर रहा है तो खाली कोणीय लगा देना, एंगल में घूमने लगा तुम ना, तो इसलिए कोणीय वर्ड लग जाता है, कोणीय वेग और फिर कोणीय त्वरण। इसमें भी और ए से दिखाते हैं। क्या बताए थे, इसी भी को क्या कर दो, डबल कर दो, ओमेगा बन गया। इसी भी को क्या करना है, डबल कर देना है। चलो उसके बाद कोणीय त्वरण, इसमें ऐसे लिखा हुआ है ए, इसमें डबल मोच बना, तो मतलब डबल करना है खाली। तो कोणीय वेग कोणीय त्वरण का सिंबल लिख सकता है। उसके बाद वेग और त्वरण तो बहुत बार सुन चुका है तो याद ही होगा, उसी से इसको बना लेना। अब इसका जो फॉर्मूला, इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को तुम डी लिखता है, एस लिख सकता है, एक्स लिख देता है, कभी कभी कोई सिंबल से लिख सकता है। समय के लिए तो एक ही सिंबल है दुनिया में, टी। त्वरण में क्या लिखता है, भी बटे टी, तो डेल लगाना पड़ता है, परिवर्तन होना चाहिए। सेम काम यहाँ करना, यहाँ पे विस्थापन, जिस चीज को विस्थापन बोला तो विस्थापन होना है तो ऐसे सीधा चलना होगा ना, दूरी कवर करना होगा। तो इसमें विस्थापित होना है तो तुम यहाँ बैठा होगा, विस्थापन होना है तो ऐसे चलना होगा। ऐसे चलते हैं तो क्या लिखते हैं, थीटा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए विस्थापन का यहाँ पे क्या हो गया थीटा, और समय का तो समय ही चलता है चाहे कोनों में हो। अल्फा में बताओ, तो डेल ओमेगा बाई डेल टी। तो इस प्रकार से दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे याद करना, मात्रक उसका जो मात्रक इसका वही मात्रक, मात्रक में कोई छेड़छाड़ नहीं, खाली फॉर्मूला लिखने में छेड़छाड़ क्यों किया गया, ताकि आदमी को देखते ही समझ में आ जाए कि कौन नियम। इसको देखेंगे समझ गए गोल गोल घूम रहा है, इसको देखे तो समझ गए वो सीधा रेखा चल रहा होगा, जिग जैग चल रहा होगा। तो क्लियरिटी हो जाने के कारण हम लोग नाम चेंज कर देते, तो इसी को यहाँ भी यूज कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। तो इससे क्लियर नहीं होता, फिर एक क्वेश्चन रह जाता सर कैसे, वो कैसे का भी आंसर दे दिया इन लोग का चेहरा देखने से पता चल गया कैसे घूम रहा है। ठीक है, मात्रक बता दो फटाफट। इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, दूरी का मीटर सेकंड हो गया। इसमें मीटर पर सेकंड ऊपर आता है, नीचे सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमको पूछेगा कि ये वाला और ये वाला वेग में क्या संबंध है, ठीक है। तो v बराबर आर ओमेगा, ये संबंध है कि देखो अगर हम सीधा चल रहे तो भी गोल गोल चल रहे हैं तो ओमेगा, गोल गोल चलने को ओमेगा कहेंगे। लेकिन ओमेगा जब बाबू तुमको चलना होगा तो एक आदमी पीछा नहीं छोड़ता है, कौन, आर। तुम गोल गोल घूमेगा तो आर हर जगह आएगा ना, तो इसीलिए ओमेगा का पीछा कौन करता है, आर। तो दोनों साथ चलता है, और दोनों जब साथ चलता है तो किसका कंपेयर कर लेता है, भी का, कि भी तुम जो काम कर सकता है हम दोनों मिलकर वो काम कर सकते हैं, तो दोनों बराबर हो गया। तो भी बराबर आर ओमेगा। सेम इसमें भी हाँ ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा। तो कौन ये क्या बोल रहा है, ए को, त्वरण को बोल, ए कौन त्वरण, इस त्वरण को क्या बोल रहा है कि तुम्हारे बराबरी करने के लिए हम दो आदमी हैं, हम रेडियस में चलते हैं और हम चलते हैं, मेरा नाम अल्फा है और हम चलते किस में है, रेडियस में, तो इसलिए आर अल्फा। तो यहाँ से कभी कभी सवाल देखने को मिल सकता है, नहीं तो कुछ न्यूमेरिकल दे देगा कि बताइए वेग इतना है और रेडियस इतना है, तो कौन ये वेग बताइए। त्वरण के बारे में भी ऐसा पूछ सकता है, तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, और क्या बचा इसमें तुम लोग का, फैन हो गया। बस इतना फिगर याद रखना, फिगर सब जरूर देख के जाना, जो भी बताए ना 5-6 करके 10 फिगर देख लेना कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, उसमें से आने का चांस है। द्रव्यमान केंद्र आएगा तो शंकु का आएगा, कि खोखला शंकु और ठोस शंकु का द्रव्यमान केंद्र बता दो, ये दो को याद कर लेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण देखने बोलेगा तो कौन सा देख के जाना इस बार, तो ये अगला बार तो गोला का पूछ दिया, हो सकता है खोखला गोला पूछ दे इस बार, ठीक है। 2/3 हाँ शायद खोखला गोला ही इस बार पूछा है, तो ये वाला दोनों देख लेना भाई। खोखला गोला इस बार पूछा है, जैक में पूछा था इस बार खोखला गोला, तो लोग गोला देख के जाना। ये दो गो, और उधर तो इजी है, ये दो को याद कर लेना, एगो रिंग एगो चक्ति। रिंग में 2 आता है तो बाय 2 नहीं होगा, चक्ति में 2 नहीं आता है तो 2 होगा, खत्म। चलो अब थोड़ा हम लोग सीखते हैं कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कैसे बदलते हैं। तो देखो हम लोग जब टेम्परेचर चैप्टर, अब देखो हम लोग को डिग्री सेल्सियस एगो मिला था, डिग्री सेल्सियस एगो केल्विन और एगो फ़ारेनहाइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एसआई मात्रक कौन सा है, तापमान को मापने का कितना स्केल है, एगो सेल्सियस नाम का साइंटिस्ट, केल्विन दिया, एगो फ़ारेनहाइट दिया। अब डिग्री सेल्सियस एसआई है ना, के एसआई है ना, एफ एसआई, तो नाम से क्लियर है। देखो हमारे पास कितना सिस्टम है प्रणाली, 3 गो, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये दोनों का नाम तो क्लियर है। तो सी से सीजीएस वाला मात्रक है ये फ़ारेनहाइट, तो हमारा कौन सा है, एफपीएस वाला मात्रक है। तो जब 2 नाम को एलिमिनेट करना सीख जाएगा तो एसआई पकड़ लेगा, तो एसआई कौन है, केल्विन, या इसी को क्या कहते हैं, एमकेएस मात्रक, हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत बार पूछा है कि केल्विन किसका, एसआई मात्रक तापमान का बताइए, तो तीनों दे देगा। अब हम तीनों में नापते हैं, कौन सा करेंगे काम, केल्विन वाला, ठीक है। चलो अब इसमें बदलने का तुमको बोलेगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला याद रखो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल लेंगे। डिग्री सेल्सियस से किसमें बदलना है, केल्विन में। तो कैसे बदल सकते हैं, तो देखो केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस को क्या कर दो, 273 में जोड़ दो, केल्विन बन जाएगा। ये 3 फॉर्मूला जो भी लिखाएंगे दिल दिमाग में बिठा लो बढ़िया से,
कि डिग्री दे दे तो केल्विन निकाल लेंगे, तो ये दोनों रिवर्स काम कर जाएगा, इधर से इधर जाना है तो भी काम करेगा ये फॉर्मूला, और इधर से इधर भी आ जाएगा। क्लियर है? केल्विन निकालने बाबू बोलेगा तो क्या करेगा, केल्विन निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला निकालेगा, और अगर तुमको सेल्सियस से निकालने बोले तो ये फॉर्मूला लगा देना, माइनस लगा देना, हो गया। चलो तीसरा, तुमको बोलेगा फ़ारेनहाइट निकालना, तुमको सेल्सियस दे दिया और फ़ारेनहाइट निकालने बोलेगा तो क्या कैसे निकालेगा, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। चलो ये 3 फॉर्मूला याद रखना, तुम सब में पहुंच सकता है। अब जैसे तुमको फ़ारेनहाइट बनाना, डिग्री सेल्सियस दे दिया तो नहीं बना सकता, तुमको केल्विन दे दिया और फ़ारेनहाइट बनाना नहीं बना सकता, तो पहले सेल्सियस में बदल लेना फिर यहाँ पे आना, तो ये 3 फॉर्मूला हो जाएगा आराम से, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। पूछेगा कि मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है केल्विन में, तो -273, जितना रखने से 0 हो जाए। इसमें एक बना के देखेगा क्या, चलो ये वाला एक बार देख लो, तो तुमको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, कितना फ़ारेनहाइट होगा, 45, 5% 2% 7%, 40%, 30%, 70%, हटिया तो जाइबे करता होगा रे, ऐसे जोड़ो 25 डिग्री हाँ तुरंत बन जाएगा। 9/5 इंटू, दिमागे में सेट कर लो इधर सबको, 25, 5, 45 और 32, 45 32 नहीं जोड़ पा रहे, 40 30 70, 5% बच गया था इधर, 2% 7%, तो तुमको पेमेंट कितना करना है, 77%, पेमेंट हमारा होगा 77 रुपया, फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो अगर तुम फ़ारेनहाइट बनाना सीख गया तो कौन से कौन बना, ये सब तो इजी है। केल्विन दे देंगे, सेल्सियस बनाना, तो केल्विन दे दिया, सेल्सियस बनाना तो घटा देना, और सेल्सियस दिया है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बता दो, बताओ जोड़ दो, 25 और 73, 5% 3% छोड़ दो, 90% 98%, ऐसे ही कर सकता है, 5 3 जोड़ने जाएगा तो गड़बड़ आ जाएगा, 0 0 जोड़ो पहले, 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। ठीक है, चलो बन जाएगा, ये बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसको लगेगा बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, खाली फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा तंग करता है, फ़ारेनहाइट एफ मतलब 5 से भागा होगा, फ़ारेनहाइट मतलब एफ मतलब इसका आदमी कहाँ हो सकता है, इस पर नीचे ही हो सकता है, इस पर फ़ारेनहाइट मतलब 5 होता है, एफ मतलब 5, ऐसे याद रखो। 5, अब 5 एफ का आदमी है लेकिन 5 के पास नहीं है, 5 के पास रहता तो गुना, अब 5 के पास नहीं है तो भागा। ठीक है, 32 याद रखना थोड़ा सा। चलो इसमें से ऐसे कन्वर्ट करके बन जाएगा। चलो आप देखते हैं, जिससे सवाल थोड़ा यहाँ पर भी पूछता है, आगे भी चल के पूछेगा, तो हम लोग देख लेते हैं उसी चैप्टर को थोड़ा सा, चैप्टर 8। प्रतिबल किसको कहते हैं बताओ, हाँ या विरूपक बल को, ठीक है, दोनों बल बोल सकते हैं। देखो प्रत्यानन्य बल और विरूपक बल, सबसे पहले तो हम लोग उसी में आते हैं कि प्रत्यानन्य बल किसको कहते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि कैसा वर्ड आ गया, सुना था कि नहीं रे, सुना था ना। चलो उसके बाद देखो क्या था, प्रत्यानन बल और देखो विरूपक, विरूपक तो नाम से रूप बदलने वाला, ऐसा बल जो किसी का रूप थतना बदल दे, हो गया रूप बदल दिया, विरूपक। डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, तो जब हम किसी पे बल लगाए उसका आकार आकृति परिवर्तन होता है, ऐसा बल को विरूपक बल कहते हैं। हाँ बाह्य बल को, उसमें भी कहते हैं प्रत्यानन्य बल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्ट्रेस, तनाव, क्या होगा बताओ, जब हम विरूपक बल लगाएं या प्रत्यानन्य बल किसी एरिया पर लगाते हैं, किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर लगने वाले विरूपक या प्रत्यानन्य बल को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। हो जाएगा, चलो तनाव हो गया। विकृति से पहले अप्रत्यास्था और अप्रत्यास्था, कि प्रत्यास्था और अप्रत्यास्था किसको कहते हैं, तो इलास्टिक और नॉन इलास्टिक किसको कहते हैं, फटाफट बता दो। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाएं, कौन सा बल, बाहरी बल, विरूपक बल, और वो जैसे बल हटाए और वस्तु अगर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो इलास्टिक, नहीं आए तो नॉन इलास्टिक। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं विकृति, स्ट्रेन किसको कहेंगे, प्रतिस्थापन गुणांक में तेल मतलब परिवर्तन बटे और इथेन को अगर भाग कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी लिख सकता है, नहीं तो अगर किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाएं और उसमें क्या हो, उसका आकार आकृति परिवर्तन हो जाए तो इसी को कहते हैं विकृति। दूसरा क्या लिख सकता है कि प्रारंभिक बीमा, और दूसरा बोलो, प्रारंभिक बीमा और जो हम बल लगाए उससे क्या हो गया, बीमा में परिवर्तन आया, तो इसी के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, विकृति। ठीक है, मतलब दूसरा विकृति मतलब आकृति बिगाड़ देना, नहीं लिख पाएगा तो कहीं से ना कहीं से हिंट आइबे करेगा क्वेश्चन में जो भी देगा, तो अगर हम बल लगाते हैं उसमें क्या हो जाए, आकृति परिवर्तन हो जाए, इस घटना को विकृति कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट आता है, अच्छा इसका टाइप सब भी देख लेते हैं थोड़ा। स्ट्रेन का कितना टाइप था, 3, एक अनुदैर्घ्य, दूसरा हाँ आयतन या अनुप्रस्थ, आयतन या अनुप्रस्थ, तीसरा नहीं नाम तो नहीं आ रहा, अपरूपण, अपरूपण या अपरूपक भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ताकत लगाए, बल लगाए उधर ये विरूपण हो, अगर बल लगाने से लंबाई में परिवर्तन आता है तो कि जिस दिशा में बल लगाए उसी दिशा में वस्तु क्या कर जाए, फैले, या प्रेशर लगे या तनाव उस पर लग जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे अनुदैर्घ्य। अगर हम लंबवत बल लगाए वस्तु क्या हो रहा है अपना, जब वस्तु के किसी एकांक क्षेत्रफल पर कैसा बल लगे, लंबवत, जब वस्तु के लंबाई पर क्या लगे, वस्तु के एकांक लंबाई पर बल लगे तो अनुदैर्घ्य
स्ट्रेस या प्रतिबल, ठीक है। जब हम लोग वस्तु के क्षेत्रफल में लंबवत बल लगाएं तो आयतन में उसका परिवर्तन होगा, तो आयतन प्रतिबल कहलाएगा। उसके बाद जब हम वस्तु पर स्पर्श रेखा में बल लगाएंगे तो अपरूपण प्रतिबल कहलाएगा। तो दोनों एक ही जैसा डेफिनेशन है, खाली तुमको चेंज कहां पे नहीं करना, ध्यान से सुनना। इसमें तुम बल लगा रहा है क्षेत्रफल में, तो किस क्षेत्रफल में बल लगा रहा है वो खाली बताना है, परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा उसमें बताना है। लंबाई में अगर बल लग रहा है तो, अनुदैर्घ्य, अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं आयतन में बल लगा रहा है या अभिलंब बल लगा रहा है तो, अनुप्रस्थ, ठीक है। अगर तुम स्पर्श रेखा में बल लगा रहा है तो अपरूपण, अपरूपण प्रतिबल। उसके बाद जैसे बल लगाए तो आकार परिवर्तन होगा ना, तो लंबाई में बल लगाए और आकार में लंबाई में परिवर्तन हो जाए, अभिलंब बल लगाया और आयतन में परिवर्तन हो जाए, स्पर्श रेखा में बल लगाया और इसका अपना स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो एंगल थीटा आ जाएगा, तो उसको कह देंगे विकृति। दोनों घटना समझ में आ रहा है कि प्रतिबल और विकृति दोनों अलग अलग है। ताकत लगा रहे हैं वो है प्रतिबल, और जो बदलाव हो रहा है बदलाव हो रहा है वो है विकृति। बस ये दो वर्ड याद रखना, काम तमाम हो जाएगा। चलो, तो बीमा में परिवर्तन बटे ओरिजिनल बीमा के अनुपात को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। चलो अब इसी चीज, अब विकृति भी कितना टाइप का, वही 3 नाम लिख देना, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ या आयतन, तीसरा अपरूपण। चलो हो जाएगा। इसमें परिवर्तन खाली वर्ड जोड़ देना, जो डेफिनेशन इसमें उसमें परिवर्तन जोड़ देना खाली। फॉर्मूला सब लिख पाएगा ना, एक बार घर में ट्राई कर लेना। चलो हम उसके बाद आते हैं कि मैन जो हुक का नियम, हुक का नियम। अब हुक नाम का साइंटिस्ट देखो क्या देखा, हुक नाम का साइंटिस्ट देखा जितना बल लगाते हैं उतना विकृति होता है, तो जित प्रतिबल जो है वो विकृति के समानुपाती होता है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, हुक का नियम। और जब हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रतिबल बटे क्या हो जाएगा, विकृति, और प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो ई आ जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग हुक का नियम, प्रत्यास्था गुणांक। ये ई क्या है, प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। तो इसका ये बीमा सूत्र हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर होगा। चलो हाँ, किसमें, विकृति का जगह में विकृति का 1/1 हो जाएगा। हाँ उसी में आ रहे। देखो एक चीज यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन बनता है कि बताइए इनमें से किसका मात्रक और बीमा नहीं होता है, विकृति का मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो याद रखना इसका ना मात्रक होता है और ना ही, जिसका मात्रक बाबू नहीं है बीमा भी उसका बीमा, जिसका टाइटल है नहीं उसका क्या दादाजी पता लगाएंगे, उसका भी नहीं होता है ना। जिसका अभी दुनिया में तुम देख लेना विकृति में जो जो फॉर्मूला यूज हुआ उन लोग का मात्रक तो होता है, लेकिन दोनों क्या है रेशियो में आ गया तो काट देता है एक दूसरे को। अब जैसे तुम बोला थीटा का, तो थीटा का मात्रक पढ़े थे क्या, नहीं पढ़ा, रेडियन, हाँ रेडियन पर स्टेरेडियन, है ना। तो जब अनुपात वाला चीज आएगा तब ऐसा घटना होगा, मात्रक नहीं बन रहा होगा, ठीक है। चलो यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम, मतलब कंपटीशन में तो पूछता ही है, तुम लोग को भी बहुत पूछेगा, चैप्टर से बहुत पूछता है। अब देखो हुक का नियम से 3 गो नियम बना है, क्यों बना है, क्योंकि 3 बार परिवर्तन हो रहा है। प्रतिबल में 3 परिवर्तन 3 टाइप देखने को मिला और विकृति में भी 3 टाइप को देखने को मिला, तो इसी 3 टाइप से इसमें भी 3 टाइप बना। एगो यंग मॉड्यूलस, ठीक है, उसके बाद बताओ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, उसके बाद ईटा, कैसा मॉड्यूलस, अपरूपण, बताओ तीनों का नाम बताओ। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और ये अपरूपण। बस 3 चीज ही है ना, अनुदैर्घ्य से बना है तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए लंबाई में परिवर्तन को पहली बार यंग नाम का साइंटिस्ट देखा, तो इसलिए यंग प्रत्यास्था गुणांक जोड़ देना बाद में। उसके बाद ये किसमें परिवर्तन था, के है ये, आयतन में परिवर्तन था, तो इसलिए उसका नाम आयतन में परिवर्तन वाले को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, के ईटा, बल्क मॉडुलस बी भी बोलते हैं, के भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बल्क मॉडुलस, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस, तो इंग्लिश नाम ज्यादा देता है, हिंदी नाम बहुत कम देता है, इसलिए इंग्लिश में सिखाने की कोशिश करें। इसका नाम क्या है, यंग मॉडुलस। बताइए यंग मॉडुलस क्या है या यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है, अब तुम तो लंबाई वाला या अनुदैर्घ्य जो लिख के कर गया है तो खत्म हो जाएगा। तो यंग नाम का साइंटिस्ट इसको देखा था, चलो इसको कौन देखा था, बल्क नाम, ठीक है। और ये इसका नाम इसी से याद रखना, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। इसमें क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा, तो प्रतिबल वाला कौन सा लेंगे, तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसमें आयतन में आयतन प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को क्या कह देंगे, या आयतन का ही दूसरा नाम अनुदैर्घ्य विकृति, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ विकृति और अनुप्रस्थ प्रतिबल और अनुप्रस्थ विकृति के अनुपात को क्या कह देंगे, के कह देंगे, बल्क मॉडुलस। ईटा अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, तो अपरूपण प्रतिबल एवं अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, किसका, सबका लिख दो ना, ये 2 फॉर्मूला अगर तुमको आता है तो वो भी लिख देगा। तो देखो इसमें प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल का क्या होता है, और उसके बाद इसमें क्या फॉर्मूला होता है, तेल परिवर्तन बटे ओरिजिनल, ऐसा ही चलेगा। तो अब जिसमें जिसमें परिवर्तन हो रहा है वहां वैसे लिखना है। तो प्रत्यास्था अपरूपण विकृति में क्या लिखे हम लोग, थीटा, जब धकेल देंगे इसको तो परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा, थीटा। और किसका किसका अनुपात होता है, क्या बोलते हैं, ये ईटा किसका किसका अनुपात होता है, तो पहले ऊपर प्रतिबल होगा और नीचे विकृति होगा, तो नीचे क्या होगा, विकृति, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईटा। तो प्रतिबल का फॉर्मूला F/A और विकृति कितना होगा, यहाँ धकेल देगा तो कितना परिवर्तन आ रहा है, थीटा, तो बटे थीटा, तो यही किसका हो गया, ईटा का फॉर्मूला हो गया, तो बस थीटा होगा बस, ठीक है। बाकी वाला बना सकता है सबका F/A, अपरूपण विकृति का फॉर्मूला क्या होगा, देखो के का पहले देख लो, यंग y होगा, ठीक है,
चलो देखो इसमें क्या होगा, देखो पहले हम लोग ऊपर लिखते हैं प्रतिबल, तो प्रतिबल का फॉर्मूला तो एक है F/A, किसमें प्रतिबल लग रहा है और परिवर्तन हुआ किसमें, लंबाई में, तो डेल L/A, इसको रीअरेंज कर लेना जैसा बनेगा, लिख देना, हो गया L/डेल। तीसरा वाला बताओ, इधर अवलोकन विधि का मूलतत्व क्या होगा? क्या वाला बताओ, F/A तो फिक्स है रे बाबू सबका। F/A तो फिक्स है सर, और डेल डेल V बाई अब अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ वाला में क्या होता है, परिवर्तन आयतन वाला परिवर्तन है ना, तो डेल V/V, तो रीअरेंज करके क्या होगा F/A V/डेल V, ऐसे करके हो जाएगा, उतना हार्ड नहीं है। तीनों का 3 टाइप याद रखना, सेम नाम दोनों में कॉपी होता है, जब बटे कर देते हैं पहला वाला को दूसरा से तो हुक का नियम हो जाता है। हुक का नियम में यहाँ 3 गो तो यहाँ भी 3 गो, और इसी 3 से 3 गो पैदा होगा तो हुक का नियम हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी बल लगेगा, क्षेत्रफल में किस प्रकार बल लग रहा है, अगर आप जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में लंबाई बढ़ रहा है, तो मतलब लंबाई के दिशा में ही बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। लंबाई वस्तु जिधर रखा हुआ है उसके लंबवत अगर बल लग रहा है तो अनुप्रस्थ या आयतन। अपरूपण में स्पर्श रेखा की दिशा में अगर बल लग रहा है, यहाँ पे बल लगाने वाला बात को बोलना है, तीनों हो जाएगा। बल लगाने से बाबू परिवर्तन क्या होगा, जैसा बल लगाएगा वैसा परिवर्तन, तो अनुदैर्ध्य विकृति। परिवर्तन का पूछे तो विकृति लगा देना, बल कैसे लग रहा है उसको पूछे तो प्रतिबल बताना। प्रतिबल में जितना टाइप बना विकृति भी तो उतना टाइप का होगा, जिस प्रकार से बल लगा वैसे विकृति होगा, तो उसका भी 3 गो टाइप वही नाम से बना। अभी दोनों का बटे हुक दे दिया, हुक क्या बोला, पहला वाला लो और दूसरा वाला लो, तो इन लोग का जो नाम है उसी में खाली प्रत्यास्था गुणांक जोड़ देना, खाली सिंबल सब याद रहना चाहिए, यंग मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, तीसरा विकृति अपरूपण क्या बोलते प्रत्यास्था गुणांक। फॉर्मूला कैसे लिखना, इन दोनों का फॉर्मूला आएगा तो उसका भी फॉर्मूला आ जाएगा, इसका तो फिक्स होता है F/A, उसमें परिवर्तन करके लिखना है, तो एक बार लंबाई में परिवर्तन विकृति का फॉर्मूला हो गया, एक बार आयतन में परिवर्तन, और दूसरा थीटा बोल के नाम लिख देना। थीटा का भी आता है, देखो ट्रिगोनोमेट्री में फिर जाना होगा, यहाँ थीटा आ गया, बता दो थीटा का वैल्यू कितना है, वही थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे देखो मान के चलो पहले लंबाई L है और परिवर्तन डेल X हो गया, तो थीटा का फॉर्मूला नहीं बना सकता है, बेस दिया हुआ है और थीटा के सामने क्या होता है P होता है, तो P और B दिया क्या लगाएगा, समझ में आ रहा है, तो इसलिए थीटा से भी दिखा। उसके बाद जब हमको यंग वाला बनाना पड़ेगा तो दोनों को भागा दे दो, दोनों को खाली भागा देते चलो, तीनों बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर थोड़ा बहुत दिमाग में आ ही गया होगा, रिवीजन मार लेना हो जाएगा। और टाइम हो गया, चलो तो मतलब खत्म हो गया, 6 हो गया, 8 खत्म हो गया। वो टेम्परेचर वाला थोड़ा बढ़िया से और देख लेना, उसमें तो और नियम है, और भी थोड़ा अच्छा टॉपिक। केशिकत्व हो गया, उसके बाद श्यानता। केशिकत्व किसको कहते हैं, किसी नाली में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर तरल पदार्थ चढ़ रहा है तो इसी घटना को केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व के लिए नली कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत, किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो सबसे पहले हमको सीखना है, इससे पहले उत्प्लावन बल, तब आर्किमिडीज में आते हैं। तो उत्प्लावन बल में क्या बोलना है कि जब हम किसी वस्तु को पानी में तरल में डुबाते हैं तो पानी के द्वारा वस्तु के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। ठीक है, उसके बाद उत्प्लावन बल का 3 केस स्टडी पढ़ना है कि अगर बल बराबर हो तो वस्तु डूब के तैरेगा, अगर हमारा क्या बोलते हैं वस्तु के द्वारा लगाया गया बल से पानी का बल अगर ज्यादा हो तो तैरेगा उठ के, बराबर में अगर सिंक करेगा मतलब बराबर हो जाए तो सिंक करेगा, और एगो कि अगर वस्तु के द्वारा लगाया गया बल ज्यादा हो जाए किससे, उत्प्लावन बल से, फ्लोटिंग बल से, तो क्या हो जाएगा, वस्तु भारी पड़ गया तो डूब जाएगा। 3 केस स्टडी याद रखना। उसके बाद आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज वाला प्रिंसिपल, आर्किमिडीज क्या बताया कि वस्तु को अगर हम पानी में पूरा रूप से डुबाते हैं या आंशिक रूप से डुबाते हैं, मतलब पूरा डुबा दिया नहीं तो आधा डुबाए, तो वस्तु क्या करेगा, द्रव का विस्थापन करता है, तो वस्तु द्रव का उतना ही विस्थापन कर पाता है जितना उसके द्वारा हटाया गया द्रव, जितना वो द्रव का विस्थापन करता है ना, उस द्रव का जो भार होता है। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसमें तो गड़बड़ होगा। देखो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सीधा सीधा एकदम कि अगर कोई वस्तु को पानी में हम डुबाएं तो वस्तु अपने भार के बराबर द्रव का विस्थापन करता है, एक लाइन में ये बोला जाता है। ठीक है, कि अगर हम किसी वस्तु को क्या करें, पानी में डुबाएं, वस्तु पूरा पानी ऐसे फुल रहेगा तो कितना पानी बाहर आएगा, तो वस्तु जितना द्रव विस्थापित करेगा उसी के उसका भार जितना होगा, यहाँ तक वस्तु का भार जितना होगा उतना ही पानी विस्थापित कर देगा, यहाँ पे पानी का भार हो जाएगा। ठीक है, इसी घटना को कौन बताया, आर्किमिडीज, इसलिए से क्या कहते हैं हम लोग, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो तुम लोग एमसीक्यू आएगा, लिखना तो है नहीं तो कैसे दिमाग में पकड़ लेगा कि अगर कहीं पर भी ये जिक्र हो रहा है कि वस्तु अपने भार के बराबर द्रव का विस्थापन कर रही है, आर्किमिडीज। ठीक है, केशिकत्व भी है। उसके बाद पास्कल का नियम क्या बोला है कि अगर हम किसी तरल में, हाँ तरल में गैस भी हो जाएगा और द्रव भी हो जाएगा, द्रव और गैस अलग है, तरल अलग है, जिसमें बहने का गुण होता है उसको तरल कहते हैं। तरल 2 टाइप का होता है, द्रव और गैस, दोनों में बहने का गुण है, दोनों को तरल कह सकते हैं। तो ऐसा पूछ सकता है इसमें तरल कौन है, अब तुम बोलेगा तरल तो द्रव होता है, गैस तो होता नहीं है, तो खत्म, बहने का गुण जिसमें होगा उसको तरल कहेंगे। उसी में फिर हम लोग क्या देखना है कि पास्कल का नियम क्या है, तो पास्कल का नियम क्या बोला है कि अगर हम द्रव में या तरल में किसी एक दिशा में जितना बल लगाते हैं वो बल समान रूप से सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पास्कल का नियम। उसके बाद ये आदर्श गैस में, चलो अभी इधर ही आओ थोड़ा सा, गैस में आते हैं थोड़ा देर, अभी इधर ही, हाँ पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव भी इंपॉर्टेंट चीज है, सरफेस टेंशन है। उसमें तो क्या है कि द्रव जो है अपना सतह पर एक विरोधी बल लगा के रखता है, जो क्या करता है, जड़त्व के नियम जैसा काम करता है कि किसी भी चीज को अंदर जाने से रोकने का काम करेगा, तो विरोध पैदा करेगा। तो द्रव के सतह पर विरोधी बल जो होता है उससे एक तनाव पैदा होता है, कहाँ पे, पृष्ठ में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। या द्रव जो है
कम अपने आप को कम क्षेत्रफल पर रखने का कोशिश करता है। इसी घटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ ऊर्जा भी पृष्ठ तनाव में क्या होगा कि कोई चीज द्रव में तैरता है, जैसे मक्खी द्रव में चल पा रहा है, लेकिन केरोसिन तेल डालते हैं तो डूब जाता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। समझ में आया? केरोसिन तेल डाला तो क्या हो गया? पृष्ठ तनाव कम हो गया, तो अंदर घुस गया। तो द्रव भी क्या करता है? अपने घर में किसी को घुसने से रोकता है, उसी रोकने का गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, और बताओ टॉपिक। ऊर्जा मतलब पृष्ठ ऊर्जा। वो नहीं पूछेगा। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ के पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को कब तक रोक पाएगा? क्या हम अंगुली डुबाएंगे तो नहीं डूबेगा? आराम से डूब जाएगा। उसके पास उतना ऊर्जा ही नहीं है कि मेरा ऊर्जा को कम कर सके। ठीक है, तो वो नहीं पूछेगा। किसी का तो पूछेगा संजक बल, असंजक बल, हाँ, ससंजक बल और असंजक असंजक बल, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। समान अणुओं में, सम मतलब समान, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, और समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। उसके बाद संयांता क्या होता है? अब देखो संयांता क्या है? दो द्रव के या तरल के मतलब दो तरल ही बोल दो, दो तरल पदार्थ के परतों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? संयांता कहते हैं। और संयांता गुणांक क्या है? कि उसका गुण बताता है कि कितना लगा रहा है। तो संयांता विस्कोसिटी कहते हैं। हाँ, इसी चीज को बोल रहे थे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब जैसे हम मान के चलो यहाँ पे पानी डाल दिए स्टेबल में और मधु डाल दिए, तो कौन बह के जल्दी चल जाएगा? और मधु। तो विस्कोसिटी किसका ज्यादा है? तो विस्कोसिटी वही विरोध ही है। तो विस्कोसिटी विरोध पैदा करने का गुण को बताता है कि दो सतह के बीच जो बल लगता है उस बल को कौन बताता है? विस्कोसिटी या संयांता। हाँ, बल कैसे लग सकता है? ससंजक टाइप का या असंजक टाइप का। समान पदार्थ के बीच, जैसे मधु है, मधु के ऊपर में भी तो मधु का परत है, तो उसके बीच जो कण सब जो ठेला-ठेली कर रहा है उसको ससंजक कहते हैं, और मधु और टेबल के कणों के बीच जो ताकत लग रहा है उसको असंजक कहते हैं। चलो ये पूछ सकता है, यहाँ से हो। उसके बाद और एक चीज देख लो, दाब। दाब तो पता है किसको कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पता है? 1.064 वायुमंडलीय दाब का 1 भी लिखा रह सकता है, 1 पास्कल या 10 पर पावर मतलब 5 से। हाँ 5। तो ये देख लेना पास्कल। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब देख लेना। उसके बाद वायु क्या करता है? दबाव डालता है। तो कितना दाब डालता है? रो जी इधर द्रव डालता है ना। हाँ, वायु देखो तरल डालता है, तरल, द्रव नहीं बोलना, तरल। हवा में भी छोड़ देंगे तो दाबेगा ना ऐसे करके। तो तरल में करके हम लोग दिखाए थे, लेकिन हवा में भी हो सकता है। तो ये तरल में याद रखना। अगर हवा में पूछ दे तो अपना लिख देना, तरल द्रव में भी पूछ दे तो यही लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वायुमंडलीय दाब, दाब का मात्रक क्या होता है? बहुत ज्यादा पूछा है, पास्कल, याद रखना। हाँ, और क्या क्वेश्चन बोला तुम अभी? वो चार्ल्स का आदर्श गैस। हाँ, गैस वाला नियम ना। हाँ, ये दो नियम थोड़ा देख लो। चार्ल्स और बॉयल्स। एक बॉयल्स का नियम होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बॉयल्स या बॉयल्स, समान रहेगा और आयतन और इसमें बॉयल्स का नियम। ठीक है, और एक होता है चार्ल्स का नियम। ये दोनों आदमी उल्टा पुल्टा करा ही देता है, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहता है। तो इसके लिए ट्रिक्स क्या है? देखो, चार्ल्स में क्या आता है? सी। और बॉयल्स में क्या आता है? जब तुम लोग पढ़ लेगा तो टीचर बनने का किसी को मन करेगा, पढ़ाएगा कौन? सब टीचर है, तो तुमको ही मन किया हम टीचर बनेंगे, तो बीटी करना पड़ेगा। इंटर के बाद क्या करना पड़ेगा? नहीं तो फिर ऑनर्स करना पड़ेगा, फिर बीएड करना पड़ेगा। तो लंबा प्रोसेस है। जल्दी टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद सीपी नाम का मकई आता है, फेमस भी है, सीपी, सीपी याद रखना। ठीक है, तो अगर अब जो नाम के साथ आया वो नियत रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? ये क्या रहेगा? नियत रहेगा। पी मतलब दाब, प्रेशर, और ये क्या है? टेम्परेचर। टी मतलब टेम्परेचर। तो फॉर्मूला देखो, एक आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर पीवी बराबर एनआरटी होता है। ठीक है, तो अब यहां देखो, यहीं से दोनों नियम पैदा हुआ है। किससे? पीवी बराबर एनआरटी। टीवी से इसको बताया तो कुछ टेक्निक करके, तो अभी याद रखो पीवी बराबर एनआरटी। अब तुम बताओ, बॉयल्स क्या बोलता है? टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बाबू कांस्टेंट, ये लोग तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। आर का वैल्यू तो थोड़ा सा देख के जाना, अगला साल पूछा था आर का वैल्यू, तो इस साल नहीं पूछेगा। आर का वैल्यू थोड़ा देख के चले जाना। ठीक है, तो बॉयल्स क्या बोलता है? टेम्परेचर अगर नियत हो तो देखो, उधर इधर पीवी है और इधर सब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हुआ होगा? भी का। वहां से देखो जैसे ही करके निकाले ना, इसको इधर भेज दिया तो कांस्टेंट के बदले ई लिखे थे, तो पीवी के बदले में कांस्टेंट है, तो पी किसके समानुपाती होगा? भी का। भी मतलब पी मतलब दाब, भी मतलब आयतन, और टी मतलब टेम्परेचर। ये दोनों आदमी कांस्टेंट है। तो पीवी बराबर जो एनआरटी होता है, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन बताया? बॉयल्स। नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स क्या बताया? सीपी। तो नियत ताप पर, नियत दाब पर, दाब को नियत कर दो, ये नियत हो गया। तो भी समानुपाती क्या होगा? टी। भी के समानुपाती टी हो गया। तो नियत ताप पर किसी गैस का ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। इसीलिए बोलता है कि टायर में, गर्मी का दिन में टायर ब्लास्ट क्यों करता है? बाहर का और तापमान ज्यादा रहता है। तापमान बाबू ज्यादा रहेगा तो आयतन तो बढ़ेगा। टायर में पूरा पंप दे दिया है, इसलिए गर्मी का मौसम में टायर में फुल पंप मत डालना, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग टायर में उतने पंप डालते हैं जिससे टायर थोड़ा दबे, तो रोड में चलाएगा, रोड पूरा हीट है, उसके बाद तुम्हारा चक्का चल रहा है, चाट रहा है, घर्षण भी हो रहा है और गर्म होगा टायर। टायर गर्म होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ाता जाएगा, गैस के अंदर जो गैस भरा हुआ है फैलता जाएगा। अब अगर तुम टायर को जगह ही नहीं दिया फैलने के लिए, तब तो बढ़ते बढ़ते ब्लास्ट कर देगा। अब तुम गाड़ी बाबू, तुम टायर में जगह दे दिया, अब गाड़ी को चला के तुमको बोला, उसमें लिख के भी देता है टायर कंपनी की आप इसको 100 किलोमीटर चलाने के बाद ठंडा कर रहे हैं, चाय पियो दुकान में बैठ के, कहीं ठंडा होगा। जैसे मान के चलो जितना भी ट्रक है,
ट्रक वाला सब क्या करता है, चाहे वो दिल्ली से आ रहा मान लो माल लेके और झारखंड उसको पहुंचाना है, एक बार गाड़ी स्टार्ट करके झारखंड घुसा देता है क्या? हमेशा किसी ना किसी होटल में रोकेगा 2-4 घंटे, उसको ड्राइवर को भी पता है कि इंजन गर्म हो गया है, टायर गर्म हो गया है, तो 1-2 घंटा रोकेगा, नहाएगा धोएगा, 3-4 घंटा रुकबे करेगा।